शिविर में जो गोविंद भाई ने जो शिविर खेल के मैदान में लगाए थे, जिसमें काफी सारे लोगों ने सराहा, बहुत सारे लोग आए, उपचार भी लिए। जिनको आपने देखा होगा कि बैज जी के सत्र में मैंने कुछ फोटो भी साझा किया था आप सभी को बीच में, थोड़ी देर के लिए आपने देखा होगा। तो बाकी गोविंद भाई जब आएंगे तो आप सभी को पूरा अनुभव बताएंगे कि कैसा रहा गुजरात के भाई बहन, कैसा इतना समर्थन, मतलब कैसा लगा गुजरात के भाई बहनों को इस तरह का अनोखी पहल। क्योंकि खेल के मैदान में मुझे लगता है पहली बार कोई चिकित्सा शिविर ऐसा लगा होगा और लोगों को नई पहल लगी होगी। तो बस इसी तरह से अ, चाहते हैं कि हम सभी कुछ ना कुछ करें, सभी को कुछ ना कुछ करना है, सभी का अपना अपना प्रयास, क्योंकि हम सभी को कुछ ना कुछ करना होगा। स्वयं कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सभी मिल करके, हम सभी मिल करके इस भारत भूमि को एक स्वर्णिम भारत की ओर ले जाएं। अगर यदि हम सभी जग जाएं, भारत की अगर यदि आज 150 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ आबादी है, उसमें से अगर यदि 1 करोड़ भी लोग जग जाए ना, इस भारत की दिशा और दशा जरूर बदलेगी। तो राजीव भाई इसी चीज में सदैव निरंतर प्रयासरत रहे अपने पूरे जीवन काल में, और जगह जगह जाके व्याख्यान दिए, जगह जगह जा करके लोगों को हर क्षेत्र में जागरूक किए। जिस क्षेत्र में भारत को आवश्यकता थी, चाहे आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो, चाहे षड्यंत्र का क्षेत्र इस देश में रहा हो, षड्यंत्रकारियों की पोल खोलना हो, विदेशी कंपनियों की पोल खोलना हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गिरता भारत की स्थिति को बताना हो, तो राजीव भाई ने हर विषय पे बेहतर तरीके से सही सही जानकारियां साइंटिफिक तरीके से प्रूफ सबूत के साथ राजीव भाई ने बताया। हमारे देश की वास्तविक इतिहास से परिचय कराए कि हमारा देश कैसे गुलाम हुआ था, फिर कैसे हमारा देश स्वतंत्र होगा, समस्या के साथ समाधान भी देते थे। तो वैसे महापुरुष के साथ, उनके विचारों के साथ हम सभी को काम करना चाहिए। ऐसे महापुरुषों के जो विचार हैं सदैव हम सभी को प्रेरणीय प्रेरणा देते हैं, और उस विचार को हमें सुनना चाहिए सदैव, उसे समझना चाहिए। क्योंकि महापुरुष जब एक बात कहते हैं तो उसके बात में, एक बात में 100 बात छिपी रहती है। उसको समझने के लिए हमें गहराई से सुनना होता है, समझना होता है, उस पर विचार मंथन करना होता है, तो जरूर हमें समझ में आता है। आपसे भी यही निवेदन विनती है कि आज भी राजीव भाई के विचार के कारण से सैकड़ों सैकड़ों लाखों युवा लोग, व्यक्ति जागृत होते हैं, जाग रहे हैं। तो इसीलिए राजीव भाई के विचार को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, उनके विचार को बताएं, जिसके लिए यूट्यूब पे राजीव भाई के लाखों आज छोटे छोटे या बड़े भी सैकड़ों हजारों छोटे छोटे लोग ऐसे यूट्यूब्स के भाई हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो कि राजीव भाई के व्याख्यान को डालते हैं, बताते हैं। और ऐसे सैकड़ों व्याख्यान है राजीव भाई के जो कि अभी भी यूट्यूब पे उपलब्ध हैं, उसे आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में चेन्नई का व्याख्यान है 11 घंटे का, उसको सुनने के बाद आपको एक आयुर्वेद की और नई रुचि और नई अनुभव आएगी। पटियाला का व्याख्यान है 6 6 घंटे के, महाराष्ट्र के व्याख्यान है, इस तरह के कई अन्य अन्य जगह के व्याख्यान उपलब्ध हैं राजीव भाई के स्वास्थ्य के क्षेत्र पे। तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था कैसा हो, हमारे देश में अर्थव्यवस्था कैसा हो, हमारे देश की संस्कृति कैसी थी, हमारे देश के राजा महाराजा का विचार क्या थे, हमारे देश के महान राजाओं की क्या 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 इतिहास था, वास्तविक इतिहास थे, अंग्रेज कैसे हमें गुलाम बनाया था, कैसे हमारे देश के गद्दार हमारे साथ ही धोखा कैसे करते हैं, हर चीजों पे राजीव भाई ने बेहतर तरीके से सही जानकारियां हमें दिए हैं। वो चीजें अभी भी उपलब्ध है। तो आप सभी से निवेदन है, इसे सुने, समझे और विचार को बढ़ाएं। राजीव भाई जितना कह गए उसको हम अगर इतना भी अमल करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव होगा। फिर उसी महापुरुष के इसी विचार पे हम नई नई चीजें कर सकते हैं, नए अध्ययन कर सकते हैं, नई चीजों पे हम जा सकते हैं, नई चीजें हम बना सकते हैं, खोज सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यही चीजें आप सभी से निवेदन है, अपने देश को अच्छा बनाना है। राजीव भाई ने जो नींव डाली है उस नींव पे अब हमें घर बनाने की जरूरत है, और हम जरूर है कि ऐसी चीजों को हम कर सकते हैं, बस हमें करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे बाकी जो भी भाई बहन बंधु का प्रश्न रहेगा, तो यहाँ पे हम प्रश्न लेंगे और उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो जिनका भी प्रश्न हो पूछिए, कोशिश करेंगे कि आपको आपका उत्तर मिले। भैया भैया मैं एक पता क्वेश्चन होगा पूछना चाहती हूँ। वो सभी को हम भैया जैसे जा रहे किसी को ना हैं। मतलब हाँ जी हाँ जी कहिए। भैया, प्रेगनेंसी ना अभी स्टार्टिंग है, लेकिन उसको ना सर में दर्द हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, वो ठीक डाक है। या नाक में क्या बोलते हैं,
लहसुन, उससे भी आराम नहीं आया। सर में तो दर्द है? लेफ्ट हैंड साइड में आधे सर में दर्द है, और प्रेगनेंसी भी है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग है अभी प्रेगनेंसी की। कहीं गैस वगैरह तो नहीं बन रहा है? पेट सही है? पेट वगैरह तो सही है, सर दर्द कह रही है कि लेफ्ट हैंड साइड में सर दर्द हो रहा है, आधे सर में दर्द हो रहा हम्म, आधे सर में दर्द हो रहा है। दीदी क्या करना ना, है। एक मैं बता रहा हूँ कि 4-5 चीजें लेनी है। एक तो लहसुन वाली रस उसको डालिएगा सुबह शाम, डालना है दो आराम। बार ही? हाँ 2 बार डाल दीजिए, एक बार सुबह डाल दीजिए नेरो मत, एक बार रात में डाल दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। बाकी क्योंकि अभी देखिए गर्भावस्था की स्टार्टिंग स्थिति है, अगर दिया अभी जैसे ही कोई गर्म चीजें खिलाएंगे तो गर्भपात होने का डर रहेगा, मिसकैरेज हाँ हो जी, हाँ जाएगी। जी, हाँ जी, कोई अंग्रेजी दवाइयां ज्यादा खिला दिए उससे डर रहेगा। तो हाँ ऐसी जी। चीजें नहीं करना, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सामान्य सी बातें है मेरे हिसाब से लगता है। तो अच्छा। बाकी अभी क्या कराना है, कुछ पीस लहसुन की लेनी है, ठीक है, जैसे 5, 7, 8 पीस, ठीक है, कलियां। कर लिया, ठीक है। यस। हाँ, उसमें 1-2 चम्मच सरसों लेनी, सरसों, सरसों के दाने। सरसों सरसों के क्या भैया? दाने, सरसों होती है ना, राई राई। राई के दाने? हाँ राई सरसों, थोड़ी डिफरेंस है दोनों में, लेकिन दोनों दोनों का तेल बनता है, दोनों का तेल खाया जाता है। अच्छा। सरसों पीले रंग के होते हैं, राई काले रंग के होते हैं। सरसों पीली होती है? हाँ पीले रंग की सरसों होती है, राई को काला रंग का, एक ही चीज है दोनों, लेकिन एक कलर में अलग अलग होता है। तो मैंने ऐसा ठीक। पढ़ा कि एक को राई एक को सरसों बोलते हैं। तो वो लेना है, सरसों लेनी है 2-3 चम्मच, लहसुन लेनी है, ठीक है, हाँ जी। और आधा 1 चम्मच कपूर लेनी है, 1-1.5 चम्मच अजवाइन लेनी है, ठीक है, ठीक है। कुछ टुकड़े कुछ पीस लौंग के लेनी है। ठीक है, जो जो सुगंधित चीजें हैं जिसमें तीक्ष्ण सुगंध होता है। लौंग ठीक है, कितनी? लौंग 7-8 ले लीजिएगा, मतलब कि जिसके जिसके गंध तेज हैं, ठीक है। जो आपको नजर में आ रहा है, उसको लेके पीसना है, चटनी बनाना है सरसों तेल के साथ पीस के। फिर उसको एक कांच की छोटी सी डिब्बी लेनी है, ढक्कन ले, उसके बाद ढक्कन लगा देना है, थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, कुछ देर में उसके अंदर गैसेस बनेंगे। ठीक जब है। उसको ढक्कन टाइट करके रखेंगे कुछ देर बाद उसमें गैस बनेंगे। तो उसको क्या करना है, बहन जी को नाक में सरसों तेल लगा के उसके स्मेल को खूब जोर जोर से खींच के सूंघेंगे। ठीक है। उसके स्मेल को खींचना है, जब सूंघ ले फिर ढक्कन लगा के रख दे, तो हमेशा गैस बनता रहेगा उसके अंदर कुछ दिन तक। ठीक ठीक है। है। ठीक है। हाँ, चाहे तो तारपीन का तेल में, तो इसमें थोड़ा तारपीन का तेल मिला दीजिएगा, तारपीन वो का तेल। नहीं होगा भैया, तारपीन का तेल नहीं है। अभी नहीं मिले तो बाद में अगले दिन बाजार से ले आइएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, एक तो इसको करना है। बाकी थोड़ा सा क्या करना है कि एक बार व्यक्तिगत हमसे बात के लिए कुछ चीजें दीदी से पूछ लेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक होगा है तो मैं भैया। बाद में समझ के कुछ दवा हेम्योपैथ वगैरह का लिखा दूंगा। ठीक है। ठीक है, अभी कोई बता सकते हो तो बताओ, मोस्टली है दवाइयाँ तो। क्या दवा है होम पे। हेम्योपैथ? आप बताइए नाम। बेलाडोना है। हाँ, बेलाडोना है। 200 तो पर डे। 200 है ना, तो एक डोज दे दीजिएगा एक बार। एक ठीक है, एक बूंद या दो दो बूंद? 2 बूंद, 2 बूंद। दो एक बूंद बार ठीक। देने के बाद 3-4 2-3 घंटे की स्थिति देखिएगा कैसा है, ना आराम लगे तो दोबारा दीजिएगा। 4 घंटे बाद। हाँ बाकी पेट की क्या स्थिति है देख लीजिएगा, क्या कंडीशन है। फ्रेश तो हो रही है। ठीक है, पेट वगैरह सही है। तो हाँ बाकी जी। एक बार दीदी से हमें बात कराना, कुछ चीजें प्रश्न करना होगा हमें। अच्छा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ बाकी और किसी भाई बहन का प्रश्न? जी भैया, वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। जी भैया, जैसे बस में जाने सफर करने समय जो उल्टी वगैरह होता है, हम्म, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये इसके लिए सबसे अच्छी दवा आती है हेम्योपैथ की, उसका नाम है कोकुलस इंडिकस। कोकुलस? हाँ कोकुलस इंडिकस। को, कोकुलस। हाँ मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, कोकुलस नाम है, ठीक है, इसकी 30 पावर की दवा लिखाइएगा। कितना? 30 पोटेंसी की कोकुलस इंडिकस 30। जी। ठीक है, इसकी जी। क्या करना है, कार में चढ़ने से पहले, अच्छा। देखिए चैट बॉक्स में दवा का नाम मैंने लिख दिया, चेक कर लीजिए।
कार में चढ़ने से पहले 4 बूंद जीभ पे ले ले व्यक्ति, उसके बाद कार में घुस जाए, चढ़ जाए तो उल्टी नहीं होती है। बाकी अगर दी कार में भी थोड़ा जी निचली जैसा लगे, उल्टी जैसा महसूस हो, तो फट से 4 बूंद ये दवा ले लिया, ठीक है। फिर जा रहे हैं, फिर अगर दी लग रहा हो 1-2 घंटे बाद, तो फिर ले लिया। 1-2 बार ले लेंगे तो पूरी यात्रा आराम से करें, कभी उल्टी नहीं आएगी, ठीक है। मान लिया कभी ये ना हो तो क्या करते हैं, लौंग चूसते हैं, ये दवा लौंग से ही बनती है। तो कोकुलस इंडिकस लीजिए। बाकी अगर दी हमेशा ऐसा स्थिति रहता हो व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति क्या करे, सुबह शाम प्रतिदिन कोकुलस इंडिकस की 3-4 बूंद जीभ पे ले 1 महीने तक लगातार, तो उनकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। कुछ हेम्योपैथ के डॉक्टर ऐसा कहे हैं कि अगर दिन को 1 महीने लिया जाए तो उनकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो इसे आप 1 महीने लगातार भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको अनुभव पता चल जाएगा कि आगे नहीं एक बार लेना है, शाम सुबह लेना, सुबह शाम 2 टाइम भी ले सकते हैं। बच्चे को होता हो तो 2 बूंद जीभ पे सुबह शाम, 4-5-6 साल का बच्चा हो, बच्चे को तो 2-2 बूंद, बड़े होते 4 बूंद तक। यही तो आप इंडिका आपने बताई है, इसके लिए मैंने एक अपने मित्र को बताया था, तो उन्होंने यूज किया, 100% रिजल्ट आया इसका। जी जी बिल्कुल भैया, हाँ धन्यवाद। हाँ हाँ चुप रहो जरा भैया जी। तो क्या ये प्रेगनेंसी वाली औरतें भी ले सकती हैं? किसको, कोकुलस? हाँ हाँ, कोकुलस इंडिकस 30 CH, मतलब प्रेग्नेंट है 3 महीने की और उल्टियां बहुत आती हैं, अभी 2.5 महीने हुए हैं। ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मैंने देखा है बताते हुए। प्रेगनेंसी में उल्टी आती है तो इपीकॉक भी चलती है और कोकुलस भी चलती है, दोनों 30-30 पावर की 2-2 बूंद जीभ पे लेना चाहिए। इसको भी चैट बॉक्स में लिख दीजिए। एक मिनट दीदी, मैं देखता हूँ। दीपक भाई, कौन सा महीना चल रहा है अभी? हाँ अभी जी, हाँ 2.5 जी। महीने हुए और उल्टियां बहुत ज्यादा आती है, मतलब खा तक नहीं पाती है खाना बिल्कुल भी। बहन है मेरी, छोटी बहन। भैया जी, ये जो कोकुलस इंडिकस बताइए आपने, ये बाकी दीदी एक ही नेम है या दोनों अलग अलग है? क्या बोले? कोकुलस इंडिकस एक दवा है, क्योंकि ये इंडिया की दवा है ना, इसलिए इंडिकस लिखा गया है। अच्छा अच्छा। और ये कितने टाइम्स ठीक है। बोल रहे हैं खाने के लिए? हाँ। दीपक भाई, जैसे देखिए, ज्यादा बार बार हो तो इसको रिपीट भी कर सकते हैं जी। हाँ जी अरुण भाई। हाँ लिख दिया हूँ मैंने चैट बॉक्स में। जी जी हाँ, देख लीजिए यहाँ पे अरुण जी लिख। नहीं, अभी दूसरी दवा नहीं आई है। हेलो, अरे दीपक भैया जी, जी मेरा एक सवाल था। जी, जैसे कहीं हाथ पे या किसी के मुंह पे या कमर पे जैसे अनचाहे बाल हो जाते हैं और वो तेजी से भी बढ़ते हैं काफी, तो ये मेरी पत्नी के कमर पे काफी बाल हैं, मतलब तो उसके लिए कुछ आपका प्रश्न लेते हैं। पहले 1 सेकेंड में देख लेता हूँ। जो प्रेगनेंसी वाली बहन थी, एक दिन दवा देख लें। एक इपीकॉक कोकुलस है, इपीकॉक 2 बार लिखा गया है, ठीक है। 2 दवा है, इपीकॉक और कोकुलस। जिसको उल्टी होता है 2-2 बूंद जीभ पर दोनों से दिन में 2-3 बार कुछ दिन ले लो, उसके बाद दवा बंद कर दीजिए। अगर भी ये चीज ना हो तो जीरा या सौंफ दोनों में से कोई भी एक चीज लेके या दोनों लेकर के आधा एक चम्मच लेके उबाल के पिए, हो जाती है। तो ये ले सकते हैं। बाकी आपका बच्चा अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, उसके लिए यदि पथरी की शिकायत ना हो तो अनार के जूस में
1 गिलास अनार के जूस में 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला के प्रतिदिन पीजिए। इससे बच्चे भी अच्छे होंगे और बच्चे को कैल्शियम आयरन भी मिलेंगे। आपके सेहत के लिए भी कैल्शियम और आयरन भरपूर होगा, और जब आपके बच्चे होंगे तो आपको दूध भी अच्छा होगा। तो आप अनार के जूस में 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला के पीजिए। राजीव भाई ने इस चीजों को कभी नहीं बताया था, और ये बहुत ही उत्तम दवा है और बहुत अच्छा होता है गर्भावस्था में। इससे बच्चे भी अच्छे होते हैं, बच्चे की बुद्धि अच्छी होती है, बच्चे का शरीर अच्छा होता है, बच्चे की हड्डी मजबूत होती है और बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इसे लीजिए। बाकी साथ में और लेना चाहें तो आधा 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर, आधा गिलास दूध, आधे गिलास पानी मिला के उबाल के, जब पानी जल जाए केवल दूध बच जाए, उसमें मिश्री और 1-2 चम्मच घी मिला के सुबह और शाम प्रतिदिन पूरे 9 माह तक लेते रहिए। तो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा, आपको गर्भावस्था में कोई दिक्कत नहीं आएगी और डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। तो ये 2 चीजें कंटिन्यू अपने गर्भावस्था के दौरान में शामिल कर लें। बाकी ज्यादा तीखे मिर्च मसाले वाली चीजें ना खाएं। अच्छे ग्रंथ पढ़े, अच्छे शास्त्र पढ़े, अच्छे विचार रखें, क्योंकि आप जैसा विचार करेंगे बच्चे पे वैसा प्रभाव पड़ता है। आप सात्विक विचार रखेंगे, बच्चे आपके बुद्धिमान होंगे, अच्छे गुणवान होंगे। विचार खराब होते हैं तो बच्चे के अंदर भी वो विचार प्रवेश करते हैं। तो गर्भ में ही बच्चे का संस्कार और बच्चे कैसे होंगे वो निर्णय हो जाता है। तो इसीलिए एक माँ को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने आप पे। इसलिए अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़े, वेद पढ़े, ठीक है, रामायण पढ़े, ठीक है, महर्षि दयानंद की सत्तार प्रकाश पढ़िए। ऐसे जो भी ग्रंथ है अच्छे वैदिक साहित्य हमें पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपके बच्चों की विकास अच्छी हो, बुद्धि अच्छी हो, सोच अच्छी बने। तो ये सारी चीजें हर माँ को गर्भावस्था में जरूर करना चाहिए। जी भैया, आप क्या पूछ रहे थे? जिनको क्या हो रहा है, बाल और वांटेड क्या बता रहे थे, बताइए अब। किसी ने भाई ने प्रश्न किया था अभी कि उनको वांछित बाल आ रहे हैं, कहाँ पे क्या है अभी? शायद लगते नहीं है, अभी चले गए। देखिए, जिन्हें भी कभी कभी क्या होता है, किसी के गाल पे, जैसे कोई बहने भी होते हैं उनके गाल पे हल्के हल्के बाल आ जाते हैं, या मूंछ के हिस्से पे बाल आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारी शिकायतें होती है। जहां तक मैं समझाऊं, आयुर्वेद के हिसाब से और भी चीजें होंगे, कभी वैद्य जी इस पे बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हार्मोनल चेंजिंग ऐसा होता है, तो हार्मोनल्स के डिसबैलेंस होने के कारण से समस्या हो सकती है। और बाकी अन्य भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे त्रिदोष हमारे हैं, वात पित्त कफ, इसके कारण से भी होता है किसी ने, क्योंकि आयुर्वेद की मूल सिद्धांत ये किसी न किसी एक दोष के विकृत होने से ये समस्या होती होंगी। कभी अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वास्तव में किस दोष के कारण से होता है, क्योंकि अभी मैंने इस विषय पे अध्ययन नहीं किया, लेकिन इसके लिए मैंने उपचार पढ़ा है। तो मैं ये उपचार एक बताता हूँ। अगर दी कहीं से आपको अफीम मिल जाए, अफीम, क्योंकि थोड़ा मिलना कठिन होता है क्योंकि ये इलीगल है, लेकिन पता कीजिए अगर दी अफीम मिल जाए, अफीम लेना और आजमाइन लेनी है, खुरासानी अजमाइन आती है एक, तो देख लीजिएगा कि कौन सी है ये। अफीम लेनी है और खुरासानी अजमाइन लेनी है, दोनों आधा आधा चम्मच लेके इसको सिरके में डाल के अच्छी तरह से पीस लीजिए। अफीम और खुरासानी अजमाइन नहीं मिले तो ये भी अजमाइन चलेगा, नहीं तो खुरासानी नाम की अजमाइन देखिए क्या कुछ अलग भी आती है क्या। तो अजमाइन और खुरासानी अजमाइन दोनों लेके बराबर लेके आधा आधा चम्मच, 1-1 चम्मच लेके पेस्ट बना के, किसमें पेस्ट बनाना है, सिरके में डाल के पेस्ट बनानी है। सिरके में डाल के पेस्ट बना के इसको क्या करना है, जहां पे बाल आ रहे हैं अवांछित, अनवांटेड हेयर, वहां पे इसका लेप करनी है, वहां पे इसको लगानी है। दिन में 1 से 2 बार प्रतिदिन लगाएं, कुछ दिनों के बाद वहां से बाल उगना बंद हो जाएगी। बाकी और अन्य किसी भाई बहन का प्रश्न है तो कहें। भैया खुजली के लिए क्या करना चाहिए, जो सूखा कहाँ खुजली होता है? खुजली का सूखा कहाँ होती है, पूरे शरीर में? तो ये ज्यादा होता है जैसे हाथ में, पैर में, ये घुटने के नीचे पैर में, और कोहनी से नीचे हाथ में। कितने समय से है? ये छोटा छोटा मतलब हल्का मतलब निकलता है, बूंद बूंद पानी जैसा, फिर है तो ठीक हो जाता है, फिर होता है इस तरह से। अच्छा, देखो भैया, एक तो रक्त की खराबी है, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे, क्योंकि वैद्य जी ने बता रहे हैं कि चर्म रोग अक्सर पित्त के बढ़ने से होता है, तो आपका पित्त दोष हो सकता है विकृत होगा, हो सकता है कुछ और भी अन्य दोष विकृत हो।
इसमें लग रहा है पित्त तो जरूर विकृत होगा, मेरे अनुभव से लग रहा है। तो सबसे पहले तो भैया ऐसा करना है ना, ज्यादा तीखे मिर्च मसाले वाली चीजें, बाहर की चीजें, फास्ट फूड, ये चीजें खाना आप कृपया पहले बंद करें। सात्विक आहार खाएं, देसी गाय का दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन, जो भी चीजें होता है देसी गाय से चीज। और अभी आपको देसी गाय का घी भरपूर खाना चाहिए। देसी गाय का शुद्ध घी दूध में मिला के जरूर पिया करें रात में। ठीक है, वैद्य जी के अनुसार ऐसा बताया कि एक व्यक्ति को प्रतिदिन 50 ग्राम घी खाना चाहिए जी कम से कम, क्योंकि इसके लिए काम करेंगे तो पचेगा। तो रात में घी डाल के पीजिए, अपने अन्न में, भोजन में, दाल में, सब्जी में घी डाला करें, उसको खाएं सबसे पहले। बाकी और क्या करें कि सबसे पहले नीम युक्त उबले पानी से सफाई करें शरीर की, या फिटकरी को घोल करके पानी मुझसे स्नान या सफाई किया करें, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। जी और हाँ, और क्या करना है कि थोड़ा सा नारियल तेल लेना है, 10-12 चम्मच नारियल तेल। उसमें एक एक चम्मच के हिसाब से भीमसेनी कपूर, फिटकरी, सुहागा, गंधक, सबको मिलाना है मिक्स करके। यह मलहम को आपको लगाना है जहां जहां खुजली होती है। ठीक है, लगा के जी चाहे तो थोड़ी देर धूप में बैठ सकते हैं, इसको लगाना है। और थोड़ा 2-2 चुटकी नीम के पत्ते का पाउडर, तुलसी के पत्ते का पाउडर, हल्दी का पाउडर, ठीक है, थोड़ा सा गिलोय का पाउडर मिले तो, थोड़ा अर्जुन छाल का पाउडर, सभी लेके 2-3 कप पानी में, 2 कप पानी में डाल के उबालिए। जब आधा बचे छान के थोड़ा गुड़ मिला के पिया करें सुबह शाम, कुछ दिन तक लगातार 1-2-3 महीने, जिससे कि आपकी रक्त की सफाई हो जाए। आयुर्वेद में आती है रक्त सफाई के लिए, खदीरा रिष्ट आती है, ठीक है, महामंजिष्ठादि क्वाथ आती है, और सारी वाधासव आती है। तीनों से ये तीनों में से किसी एक को लेंगे या तीनों लेना होगा? तीनों ले सकते हैं। ठीक है, तीनों एक साथ? खदीरा रिष्ट, महामंजिष्ठादि क्वाथ और सारी वाधासव। ठीक है, तीनों से अब तीनों से क्या करना है कि 4-4 ढक्कन लेके 1 कप गुनगुने पानी में घोल के, या नॉर्मल पानी में घोल करके खाना खाने के बाद पिया करें, सुबह और रात। फिर से एक बार बोलिएगा भैया। खदीरा रिष्ट, महामंजिष्ठादि क्वाथ, सारी वाधासव, तीनों से 4-4 ढक्कन 1 कप पानी में घोल के खाना खाने के बाद लें। साथ में चाहे तो, साथ में सुन लीजिए, साथ में चाहे तो इसी के साथ में 2 गोली गंधक रसायन की 2 गोली, इसी के साथ, इसी जो काढ़े बताया मैंने, ये जो आसव अरिष्ट के साथ में पानी में घोलें, उसके साथ ये गंधक रसायन की 2 गोली ले लें। आयुर्वेद की गंधक रसायन आते, 1 महीने जरूर लीजिए, कम से कम लेना चाहिए, 4-5 महीने। वैद्य के परामर्श से, आपके आसपास कोई वैद्य हो तो उनसे भी पूछ सकते हैं, उनसे पूछ करके लंबे समय तक लेना चाहिए, जिससे कि रक्त की शुद्धि हो जाए अच्छे से और ये समस्या ठीक हो जाए। तो लेकिन अभी 1 महीने करें, जैसा लगे फिर बताइएगा, क्योंकि एक भाई को मैंने बताया था 1 से 2 महीने किया था, उनकी खुजली पूरी तरह से ठीक हो गई थी। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। जी, और बाकी सिर्फ और जो हथेली में जो इस तरह से निकलता है, हल्का सा मतलब खुजलाहट टाइप से लगता है, फिर है सो दाना टाइप से अपने आप थोड़ा सा उतार फूट जाता है, जो चमड़ी उचड़ जाता है हल्का सा। हाँ हाँ, होता है ये, मुझे भी, मेरे भी हाथ में कभी हो गया था, तो मैंने भी बहुत किया, धीरे 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 मुझे भी आराम हुआ। तो अभी लगभग ठीक है, 95% ठीक है। थोड़ी तो बहुत इसके मुझे लिए भी यही है। करना है? हाँ, मुझे भी ऐसे ही हुआ था, तो मैंने भी रक्त शोधक चीजें, बहुत सारी चीजें लिया। मैंने जो भी घरेलू उपचार बताया था वो पिया था, वो मैं अभी भी पीता हूँ, क्योंकि आगे ना हो। ठीक है, कभी कभी मैं नीम का तेल लगा लेता हूँ। ठीक है, और क्योंकि रक्त की शुद्धि जरूरी है, इसीलिए ये लीजिएगा, बहुत लाभ करेगा। मैंने भी खदीरा रिष्ट पिया था, तो अच्छा फायदा होता है। तो ये जरूर पीजिएगा आप, क्योंकि मेरे भी जीवन का अनुभव है, मुझे भी हुआ था, तो मैंने इन चीजों को किया था। और ये मलहम लगाएं तो आपको लाभ मिलेगी। ठीक है, तो बाकी जैसा लगे बाकी और बताइएगा, तो फिर करें। बाकी अपने जीवन में घी को शामिल करें। बाकी और किसी भाई बहन का प्रश्न है तो पूछिए। दीपक भाई, हाँ हाँ और लोगों का कहना है, हाँ, और लोगों का कहना है कि फिर से दोबारा से बोले, इससे पहले भी आपने बताया था। और भाइयों बहनों से निवेदन है कि यह वीडियो स्वसमित परिवार यूट्यूब पर डाली जाएगी, फिर पुनः इस वीडियो को सुन लेंगे। तो जो दीपक भाई ने जो उपचार बताए हैं,
पुनः सुन के उसको हम कॉपी में लिख सकते हैं। जिन भाई बहनों को अगर छूट गया है लिखने में तो वीडियो फिर डल जाएगी। ये मिल जाएगी आप सभी को, आप लोग सुन लीजिएगा। क्योंकि मैंने बोला खदीरा रिस्ट, दूसरा था महामंजिष्ठादि क्वाथ, तीसरी दवा थी सारी वादासव, तीनों से 4-4 ढक्कन 1 कप पानी में घोल के पीना था। चाहे तो इसी के साथ गंधक रसायन की 2 गोली हम ले सकते हैं, अगर भी ऐसी समस्या खुजली वगैरह की समस्या रहती है तो। रोग के हिसाब से, दोष के हिसाब से औषधि लेने का विधान बदल जाता है। गंधक रसायन खाली पेट भी लेते हैं, गंधक रसायन भोजन के बाद भी लेते हैं, तो उस हिसाब से हम निर्णय करते हैं। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे लगा कि भोजन के बाद लेना चाहिए, मुझे लग रहा है पित्त बढ़ा है, तो पित्त के बढ़ने में औषधि भोजन के बाद लेते हैं, ऐसा वैद्य जी ने बताया है, तो इसलिए मैंने आपको भोजन के बाद दवा लेने को कहा। तो दीपक वैसे भाई, गंधक रसायन खाली पेट भी शहद के साथ लिया जा सकता है, जिससे रक्त का शोधन होता है। दीपक भाई, और लोगों को जो है ना अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, शायद वो अपना प्रश्न नहीं रख पा रहे हैं, तो कोई सेटिंग है तो आप उनको देखें। 1 सेकेंड, क्या अनम्यूट नहीं हो रहे कोई? नहीं, अब करके देखें क्या हो रहे हैं सभी लोग, अब ट्राई करें। खराब हो रहा है। हाँ हाँ, लग रहा है कि सेटिंग में मिस्टेक हो गई। जी जी हाँ, जिनका प्रश्न है पूछिए। जी भैया, वंदे मातरम। और लोग जो है म्यूट कर लें और एक एक करके प्रश्न करें। बच्चे को गैस बनी रहती है, 1 महीने का बच्चा है मेरा, पूरा दिन गैस बनी रहती है और जोर से गैस निकलता रहता है और उल्टी हर बार हो रही है। पहले आपने बताया था लौंग पीस कर देने का माँ के दूध, वो दिया था 2 दिन अच्छा रहा, 2-3 दिन फिर से शुरू हो गया है उल्टी। कितने साल का बच्चा है? 1 महीने का। 1 महीने के बच्चे को गैस बनेगा भैया, कैसे चलेगा हमारे देश का क्रांतिकारी, कैसा होगा? गैस बन हमारे देश के क्रांतिकारी का 1 महीने में गैस बनेगा तो क्या हाल होगा? क्या वो सत्तावरी और वो खा रही है मैं इसलिए बन आपसे रहा। पूछ रहा हूँ ना, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले जमाने में तो होते नहीं थे बच्चे को ऐसा। तो वो भैया आप माँ समझना पड़ेगा ना कि हमें हर चीज का ध्यान रखना होता है, गर्भावस्था से लेकर के प्रसव काल तक। माता पिता कैसा भोजन करते थे, माता पिता का जीवनचर्या कैसा था, माँ क्या खाती थी, सब चीज प्रभाव पड़ता है। जो माँ जैसा खाएगी बच्चे का सेहत वैसा बनेगा, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें होती है ध्यान रखने का। अगर एक माँ गर्भावस्था में थोड़ा थोड़ा जहर भी खाए ना, बच्चे का भी शरीर में वैसा, क्या पता कि लग सकता है उसके अंदर भी विष वो किसी को काट ले तो मुझे लगता है कोई मर जाएगा। मगर एक माँ अगर भी बर्दाश्त कर ले, वो खाते रहे, संयोग से ऐसा हो जाए कि एक विष थोड़ा थोड़ा खाते रहे और वो बच्चा भी पचाते जाए, तो उनका 9 महीने में बच्चा वैसा बन जाएगा जहरीला। किसी को मुझे लगता है काट ले तो उनको भी हो जाएगा। क्योंकि हमारे, मैंने कभी सुना था, मैं चंद्रगुप्त नाम का मैं कभी सीरियल देख रहा था, उसमें चाणक्य जी ने एक कन्या को लाई थी और उसमें से 20 कन्या होती थी कभी। वो कन्या को एक जो है ना फल खिलाया जाता था, पॉइजनस होती थी वो फल, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। चाणक्य जी चंद्रगुप्त को भी उसके भोजन में थोड़ा थोड़ा विष खिलाता था, ताकि कभी कोई ज्यादा विष कभी किसी दिन दे दे तो वो विष की शक्ति उस विष को नष्ट कर दे। तो और वो विष कन्या के बारे में बता रहा हूँ कि विष कन्या जब प्रतिदिन बचपन से वो एक एक फल खाती थी, विष वाली कौन सी फल थी पता नहीं, वो कन्या विष कन्या बन जाती थी, युवा होते थे, और फिर उनको जिसको भी वो एक बार काट लेती थी दांत से, वो बंदा की मृत्यु हो जाती थी उस व्यक्ति की। तो ये सब हथियार थे पहले के समय के। तो एक माँ क्या खाती है वो बच्चे पे प्रभाव पूरा पड़ता है, एक माँ कैसी सोचती कैसे रहती है। तो भैया ये सब चीजें समझिए, माता पिता बनना बहुत बड़ा कर्तव्य का काम है। एक बच्चा कैसा होगा वो माँ बाप पे निर्भर करता है। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ और ऐसा ही होता है। तो बाकी अभी बच्चे को गैस बन रहा है तो बाहरी दूध ना पिलाएं, माँ का दूध पिए। क्या माँ का दूध पीता है बच्चा? माँ का ही दूध पी रहा है।
ठीक है, अगर भी हो सकता है माँ का दूध पी के बच्चे को पच नहीं रहा होगा, तो माँ के दूध में ही दूध को निकाल के दूध को लेके उसमें सौंफ डाल दे। मान लीजिए दूध को गर्म करके उसमें सौंफ डाल दे, ठीक है, ठीक है, सौंफ डाल के उबाल दे दूध को, उसके बाद छान ले, उस दूध को बच्चे को पिलाए, बच्चे को पचेगा। या नहीं तो माँ का दूध जैसे पी रहा बच्चा पिए, 1 गिलास पानी ले, उसमें एक गिलास खौलता हुआ पानी ले, उसमें 1 चम्मच सौंफ डाल दीजिए और उसको ढक दीजिए, उबालते हुए गर्म पानी में डाल दीजिए और ढक दीजिए और ठंडा होने दीजिए। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए, छान के रख लीजिए। उसके बाद यह पानी 2 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच करके बच्चे को पिलाते रहिए, आधे घंटे 1-1 घंटे पर के यह पानी, तो बच्चे को गैस नहीं बनेगा। ठीक है, उल्टी भी नहीं होती। हाँ, उल्टी में भी लाभ मिलेगी इनको। बाकी भैया बच्चे की मालिश बहुत जरूरी है, मालिश भरपूर करें, दिन में 3 बार मालिश हो बच्चे की, सुबह दोपहर शाम 3 बार हमारे मालिश। भैया हाँ, एक भैया के वीडियो में मैंने सुना था, जैसे सुहागे का फूला, हींग का फूला और ये भी चीज देते हैं तो भी बच्चा जैसे कुछ पचता है, दूध नहीं पचता है, पलटता है तो वो पचने लगता है। सुहागे का फूला, हींग का फूला, थोड़ा सा काला नमक मिला के जो देते हैं। जी 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 जी, हाँ दीदी, अभी ये आपको दीदी विधि पता है तो बता दीजिए भैया जी को, मुझे थोड़ा जी ध्यान भैया नहीं है। पता है मुझे, और कैसे देना है बता। मैंने अपने बच्चों पे भी इसे यूज किया है। जी इनका जी भैया, सुहागा आता है, एक सुहागे को तवे पे भून के वो एकदम पतला सा हो जाएगा, फिर थोड़ी देर में बिल्कुल वाइट हो जाएगा, सफेद हो जाएगा वो, फिर उसको अच्छे से पीस लो। फिर उसमें जैसे हमने 1 चम्मच सुहागे का पाउडर ले लिया, 1 चम्मच जैसे हमारे पास सुहागे का पाउडर है तो उसमें 2 चुटकी हींग का फूला बना लो, फिर उसको भी पीस के सुहागे में मिला लो, सुहागे में मिला के, और फिर उसमें जब उसको देंगे तो माँ के दूध से देंगे। 2 चुटकी सुहागा, वो जो सुहागा और हींग हमने जो मिक्स करके रखी हुई है, 2 चुटकी उठा के चम्मच में डालो और फिर माँ का दूध मिक्स करके उसे दे दो, दिन में 2। हेलो भैया, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, हाँ, तो 2 चुटकी माँ के दूध से देना है सुबह और शाम। इससे भी जो दूध नहीं पचता है, बच्चे को जैसे गैस की प्रॉब्लम होती है, बच्चा गैस पास भी बहुत करता है, पास करता है तो अच्छी बात होती है। जी, तो सतीश जी ये भी कराइएगा, दीदी ने बताया है, राजीव दीक्षित जी की बहनें हैं जिन्होंने ये उपचार आपको बताया है, तो आप ये उपचार या जो आपको सुविधाजनक लगे जरूर कीजिएगा। अगर ये मेरे द्वारा बताया उपचार से लाभ ना हो तो दीदी वाला भी कर सकते हैं, जो आपको सुविधा अनुसार लगे उसे कीजिएगा। ये नुस्खा जो मैंने बताया, ये तो मैंने अपने बच्चों के ऊपर। जी, बहुत धन्यवाद दीदी, और ये उपचार आप कीजिएगा, और बाकी जैसा लगे आप 1-2 दिन बाद बताएंगे। हाँ, हींग वाला हम करते हैं, नाभि के आजू बाजू लगाते हैं तो गैस निकल जाती है। वो भी कर सकते हैं, बाकी ये भी कीजिएगा। जो ये दीदी ने बताया उपचार, ये मैं पूछना चाहूंगी, ये छोटे बच्चे जैसे गैस की प्रॉब्लम से और ये दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वॉमिट होती है, ये उसके लिए बताया आपने? हेलो प्रीति बहन, आप उत्तर दीजिए। प्रीति बहन उत्तर दीजिए, दीदी कुछ पूछ रही है आपसे। क्या पूछ रहे हैं स्वाति बहन? भैया यही पूछ रही हूँ, जैसे छोटे बच्चे जो बॉर्न बेबी होते हैं, इनको जैसे दूध डाइजेस्ट नहीं होता, वॉमिट कर देते हैं और गैस की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बता तो पाते नहीं, रोते बहुत है पूरी रात। ये गैस में काम करेगी, ठीक है, उल्टी में भी मुझे लगता है कर जाएगा, कभी भी गैस ही बढ़ने के कारण से कभी उल्टी उबकाई आती है बच्चे को, भैया जो क्योंकि सुहागा गैस के इन्होंने कारण बोला, से ही होता है, जैसा मैं जो समझ पा रहा सुहागा हूँ। बोला इन्होंने, तो मुझे लगता है कि गैस तो ठीक करेगा, साथ में उल्टी भी करना चाहिए। उल्टी जब मान लिया सबसे अच्छा उनको सबसे अच्छा मानता भैया जी भैया, आपकी जैसे बात भुना ब्रेक हुआ हो सुहागा। जैसे दीदी पूछ रही है ना, जो बहन पूछ रही है, जो छोटे बच्चे के लिए, उनके लिए फिया देते हैं हम, अजवाइन का। फिया मतलब?
अजवाइन अजवाइन को जैसे थोड़ी सी अजवाइन ले लो जितने हमारी 3 उंगलियों में आ जाए। जैसे हम हाँ जी 3 उंगली पकड़ के कोई चीज उठाते हैं, एक हाँ जी अंगूठा और 2 उंगली अंगूठे के हाँ पास वाली, इतनी अजवाइन उठाओ और 2-3 चम्मच पानी में उसको अच्छे से बॉईल कर लो। और उसमें भुनी ठीक है हुई थोड़ी सी हींग डाल लो, जैसे कि बाजरे का दाना। ठीक है ये मैं एक खुराक बता रही हूँ। उसमें मतलब जैसे बाजरे का दाना है उसका फूला बना के उसमें वो भी हींग भी डाल लो, हल्का सा काला नमक, थोड़ा सा गुड़। फूला और वो मतलब क्या होता है? एक्चुअली वर्ड्स नहीं मालूम ये सब जो आप बोल मतलब रहे हो। भूनते हैं ना हम हींग को। हाँ जी हाँ जी। हींग को भून के यूज करना चाहिए, जैसे बच्चे अच्छा के अच्छा लिए, अच्छा बड़ों के लिए भी भून के ही और यूज करते हैं। हींग को जो है ना घी में ही भूनिएगा, हींग को घी में भुना जाता है। जी। ठीक है भैया। जब वो और भुन जाए तो उसको पीस के उसी जानकारी में डाल दो, जो हम अजवाइन का जो काढ़ा बनाएंगे, फिया भी बोल देते हैं उसे। हाँ जी तो फिर उसको 1 चम्मच रह जाए ना, जब हम 3 चम्मच रखेंगे तो 1 चम्मच रह जाएगा, उसे 1 चम्मच को 2 बार में दे देना 4 घंटे के अंदर। ठीक है उससे बच्चा दूध भी नहीं डालेगा, गैस भी नहीं बनेगी उसको, अच्छे से पेट भी साफ होता है। ठीक है। जैसे बोलते हैं पानी वानी नहीं देते, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना बॉर्न के नहीं लिए? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे बॉईल करके दे रहे हैं ना, उसे काढ़ा ठीक है बना के ठीक है। दे रहे हैं। हाँ जी अर्पणा दीदी जी, का जैसे आपने सवाल है। बोला कि सुहागा, तो ये टंकन भस्म के नाम से भी एक आता है ना? हाँ ये तो बोले। घर पे बनाओगी तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे घर पे सुहागा लेके आओगे आप, तवे पे भूनोगे तो एकदम हाँ जी पानी सा हो जाता है, फिर दी, वो मैंने सफेद बनाया हो था वो जाएगा। सारा चिपक ही गया था उसमें, वो फिर फेंकना नहीं ही पड़ा था, पूरी तरह चिपक गया था। चिपक जाता है तो फिर वो सफेद हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल सफेद होना चाहिए, उसमें कोई भी वैसा नहीं रहना चाहिए जैसे कि डली टाइप की। जब आप उसको अच्छा पीसोगी तो वो पाउडर बन जाएगा। अच्छा अच्छा, वो उतर ही नहीं रहा था, वो चिपक ही गया पूरी तरह के, फिर वो तो फेंकना ही पड़ा। अच्छे से वो अब जला नहीं ना, अच्छे से वो जैसे बोलते हैं फूला नहीं बना उसका। फूल जाता है बहुत ये कह रहे हैं आप? हाँ, जैसे तवे पे डालोगी वो खुद ही पानी बन जाएगा, खुद ही छूट जाएगा एकदम सफेद होके। जब तक वो अच्छा सफेद नहीं होगा जब तक छूटेगा ही नहीं, जब तक ठीक उसकी भस्म नहीं बनेगी, वो भस्म बन जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है दी, अर्पणा थैंक यू। बहन जी का हाँ, अर्पणा बहन जी का प्रश्न है कि अपनी प्रकृति को कैसे जान सकते हैं। तो इन पे कितनी व्याख्यान हुई है, जिसमें वात पित्त कफ के बारे में हमारे वैद्य जी सत्यवान जी अ, ये मीटिंग के माध्यम से बताए हैं। तो उनसे निवेदन है कि एक बार यूट्यूब पर स्वसंगी परिवार यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां से भी आप जान सकते हैं। बाकी दीपक जी बता सकते हैं तो बताएं। एक बहन का आरती आरती तिवारी है, जिनको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के बारे में उनकी जानकारी चाहिए। तो मैं इनको कहता हूँ यह हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी हमारे पास औषधि है, उपचार है कि 15 से 20 पत्ते तुलसी का लें, 5-6 गिलोय के पत्ते का लें, 2 इंच 2 इंच जो है नीम गिलोय का डंडी लें और उसमें 10 मुनक्के डालें बीज निकालकर, और 3 चम्मच एलोवेरा का रस लें, और इनकी जो है ना बारीक सिलबट्टे पे बारीक चटनी बनानी है। ठीक है। पूरे दिन में पूरे दिन में जो है एक सुबह में दे दे, दोपहर भी दे सकते हैं और शाम को भी दे सकते हैं। तो इसे सुबह शाम दोपहर बना के दे सकते हैं, तो इससे रक्त ज्यादा बनती है, हीमोग्लोबिन की जो कमी है उसकी भरपाई हो जाती है। तो ये करें, 10-11 दिन तक करें, फिर जैसा हो फिर बताएं। नमस्कार भाई जी। रेणु जी, हाँ रेणु जी का एक प्रश्न है कि मेरी बड़ी सिस्टर की राइट हैंड की 2 उंगली सुन्न हो जाती है जब वो खाना बनाती है या स्कूटी चलाती है। तो
तो ये समस्या और बढ़ जाती है। ऐसा प्रश्न है क्या? हाँ जी, ऐसा ही है। तो यही मैं जानना चाह रही थी कि इसके लिए क्या करें? जैसे खाना बनाती हैं तो खाना बनाते बनाते उनकी 2 उंगलियां सुन हो जाएंगी, एक अंगूठा और उसके साथ वाली उंगली वो सुन हो जाती है। और जब स्कूटी भी चलाती हैं तो सुन हो जाती हैं, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो इसके लिए क्या उपाय अच्छा, बताएं? ये सुन्नपन की समस्या कब से है? इनको 3-4 महीने हो गए। ठीक है, जी तो हमारे पास रसोई घर में सोंठ की एक छोटी सी गांठ लेना है, ठीक है, जी और लहसुन की एक गांठ लेना है, ठीक है। ठीक है। ये सिलबट्टे पे सबको छील लेना है, मतलब छिलका उतार के सिलबट्टे पे पीस लेना है, इसका लेप बना लेना, ठीक है। ठीक ठीक है। और जहाँ पे सुनपन आती है ना, तो उस पे जी इसके लेप को, हाँ, इस लेप को करना है, ठीक है। ठीक है। कुछ दिन करते हैं तो इससे काफी आराम मिलेगा और ठीक तो भी हो भैया ये जाएंगे। कितनी मिनट कितना टाइम लगाना होगा लेप को? 2-3 घंटे लगाएंगे, फिर उसके बाद ताजे पानी से या गुनगुने पानी से इसे साफ कर लेंगे। या ठीक है। ये भी कर सकते हैं, हाँ, नारियल तेल में, ठीक है, जी 10-15 ml नारियल तेल में आधा चम्मच जायफल का तेल, यदि जी मिले तो मिला ले, और इस तेल से भी मालिश करते हैं, सुन्नपन इससे भी मिट जाती है। ठीक है भैया। तो जो सुविधा हो इस दोनों में से आप कर सकते हैं, बाकी जी जैसा हो ठीक फिर बताएं। नमस्ते भैया। ठीक है भैया, लगा दिया। नमस्ते। नमस्ते भैया। जी भैया, नमस्ते, बंधु। आपने जो एक वो बताया था, जो चेहरे पे बाल आ जाते हैं और उस पे वो जो लेप लगाना है, उसमें सिरका कौन सा लेना है? गन्ने का सिरका, जामुन का, मतलब 2-3 तरह के सिरके आते हैं ना भैया। हाँ, दीपक आर्य जी बताएंगे, कृपया के दीपक आर्य जी इन प्रश्नों का उत्तर दें। हाँ जी भैया, बोलिए क्या बोल रहे सुन हैं? पा रहे हैं? मेरा प्रश्न ये है भाई जी, जो अफीम और जो अजवाइन लेनी थी उसमें उसका जो लेप है, सिरका यूज करना था, तो सिरका कौन सा लेना? गन्ने का सिरका, जामुन का सिरका, कोई भी कौन सा चलेगा सिरका भैया, लेना है? सिंपल सिरका ले लीजिएगा कोई भी। इसमें गन्ने, हाँ, अच्छा, कोई भी सिरका चलेगा। ठीक है। सिरके में दूसरा प्रश्न पीसना ये है। था भाई। हाँ हम्म, जी। हाँ, दूसरा प्रश्न ये था, जो मेरी पत्नी है, इनको जैसे अब रात को दिक्कत क्या होती है, हाथ और पैरों में भड़क लग जाती है, मतलब हल्की हल्की चुभन रहेगी और बेचैनी सी हो जाती है, मतलब, और चुन्नी से बांधना पड़ता है पिंडलियों को, पिंडलियों में दर्द होता है, घुटने से नीचे पिंडलियों में और घुटनों में, जैसे कांटे से चुभते हैं ना, ऐसे चुभन होती है और दिन में भी रहता है। ठीक है, कमजोरी भी लगता है क्या? नहीं, कमजोरी वगैरह कुछ नहीं है, थकान फील हो जाती है, मतलब ज्यादा खड़े का काम रहे ना, स्टैंडिंग का काम, तो भैया क्या कीजिएगा ना, आयुर्वेद की 3 सिरप आती है, उसे कंटिन्यू कुछ दिनों तक पिलाएं, 2-3 महीने लगातार, ठीक है। हाँ हाँ, उसमें पिलानी नाम है, बता दीजिए। उसमें पिलानी है 10 मूला रिस्ट, दूसरा है 10 अश्वगंधा मुलारी, रिस्ट, तीसरा है लोहा, अश्वगंधा रिस्ट, लोहा असव, लोहा लोहासव। लोहासव। हाँ, तीनों लेके आनी है, 1 कप पानी लेना है, उसमें तीनों से हाँ, 4-4 डाल के मिला करके प्रतिदिन खाना खाने के बाद पिलाइए, सुबह और शाम। तीनों से कितनी कितनी लेनी है? एक एक 4-4 चम्मच? ढक्कन, तीनों से 3 से 4-4 ढक्कन, तीनों से। एक बार तीनों का नाम दोबारा रिपीट कर देंगे भैया जी। 10 मूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, लोहासव, लोहासव। इसे पिलाइए। और रात में मिले तो खाना खाने के बाद देसी गाय के दूध में घी मिला के पिलाइए। ठीक है भाई जी, दर्द में भी आराम धन्यवाद। करेंगे, ताकत भी देंगे और अच्छा रहेगा। और और 2-3 जरूर पीना चाहिए। एक 1 मेरा महीने बेटा है, पीजिए, फिर जैसा लगे बताएंगे। 4 साल का बेटा है, इसको खांसी हो रखी है, तो गोविंद भाई जी से बात हुई थी आज, उसको मैंने वो दूध में काली मिर्च और जो बादाम वाला गौ माता के घी में
भून के, और वो हम्म। दिया था। लेकिन अब इसको रात को बहुत तेज खांसी आ ही रही है बार बार जैसे। तो रिपीट कीजिए ना भैया काढ़ा। अच्छा, वही काढ़ा 2 बार तो मैं दे चुका हूँ इसको अभी शाम से। दीजिए। बाकी अभी क्या है, पान पत्ते वगैरह है, अदरक वगैरह है घर में? हाँ, अदरक है। तो राजीव भाई ने एक नुस्खा बताए थे, अदरक का रस निकाल लीजिए। कितने साल का बच्चा है? ये 4 साल का है भाई जी। ठीक है। तो अदरक का रस लगभग लगभग 1 चम्मच, ठीक है, ठीक एक है। छोटा चम्मच अदरक का रस हल्का हम्म, गुनगुना करना है। चम्मच गरम कर लीजिए, उसमें रस डाल दीजिए। कटोरी गरम कर लीजिए, उसमें रस डाल दीजिए लगभग 1 चम्मच। जब ठीक है। गरम हल्का गुनगुना रहे तो उसमें शहद मिला के चटा दीजिए बच्चे को। थोड़ी इसमें एक चुटकी हल्दी मिला दें, मिला करके बच्चे को चटा दीजिए। एक बार ठीक है भाई। चटा दीजिए, 2 घंटे के बाद दोबारा एक बार दे दें 2 खुराक। बाकी अगर दी देसी गाय का घी है क्या घर में? हाँ है, देसी गोमाता ही है घर पे भाई जी। हाँ बहुत बढ़िया। तो क्या कीजिए हम्म। ना भैया, एक एक 1.5 चम्मच घी ले लीजिए देसी गाय का, ठीक है। हम्म। उसमें सबसे पहले यही कर लीजिए, मिले तो, क्योंकि मेरी दादी मेरी माँ लोग करती थी जब हम लोगों को खांसी होती थी। तो हम्म। करते क्या थे कि देसी गाय का घी लिया 1-1.5 चम्मच, हम्म। उसमें बच्चा है 4 साल का, 2 कली लहसुन की, ठीक है। ठीक। में हाँ, 3-4 काली मिर्च ले लीजिए, ठीक है, कूट के ठीक। मोटा मोटा कूट लीजिए। 3-4 काली मिर्च ले लीजिए और हम्म, थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक मिलाइए। ठीक है। एक चुटकी सेंधा नमक मिलाइए और इसको कटोरी में लेके इसको आग पे पकाइए इसको। जब काली मिर्च और लहसुन लाल लाल हो जाए, पक्के लाल लाल, हम्म। उसके बाद इसको उतार लीजिए। उसके बाद जब हल्का हल्का, जब लगभग गुनगुना हो जाए, ठंडा और जैसा लगभग गुनगुना हो जाए, उसके बाद बच्चे को ये घी पिलाइए, ठीक है। ठीक और है। बच्चे को ये लहसुन खिला दीजिए और काली मिर्च का ये चबा चबा खा ली। इसमें कड़वा नहीं लगेगा ना, अच्छा बड़ा स्वादिष्ट लगता है खाने में। मैं तो खूब खाता था, पूरा अच्छा खा अच्छा। जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। किसी को भी वो खांसी बहुत जरूर खिलाना चाहिए, बहुत अच्छा फायदा करता है। बच्चे को तो जरूर देना चाहिए। ये घी पिला देते थे बच्चे को। बच्चे मान लीजिए लहसुन काली मिर्च नहीं कर घी भी पी लेता था, चटा देते थे माँ लोग उंगली से, तो बहुत आराम लगता है। एक बार में आराम ना हो तो दोबारा दे दिया। धन्यवाद। हाँ, इसे कराइएगा। बाकी हल्दी वाला भी, ये अदरक का रस वाला भी करा सकते हैं, ठीक जो है। है। ठीक। हाँ धन्यवाद। दीपक भाई को वंदे मातरम। जी जी, बोले भैया, समय हो रहा है सत्र का अंत का, तो आपका अंतिम प्रश्न हम लेते हैं एक क्या? माता जी है 75 साल की, उनको सूखी खांसी है, छोटा सा कोई नुस्खा आप बता बस दीजिए। यही वाला घी वाला प्रयोग कराइए, और घी वाला कर दिया जाए। फिर से बताइए ना हाँ, घी वाला नुस्खा। घी में लहसुन काली मिर्च और नमक डाल के पकाइए और माता जी को खिलाइए और वो पर चबा के खा लहसुन नहीं लीजिए। खाते हो तो? ठीक है, तो काली मिर्च और नमक रख लीजिए, ओके ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर दी कफ सूखा हुआ है तो हेम्योपैथ में आती है एक दवा के नाम है जस्टिसिया। जस्टिसिया नाम की दवा आती है, उसे ला करके उसकी 15 बूंद चौथाई कप गुनगुने पानी मिला के दिन में 3-4 बार पिलाइए और ये घी वाला प्रयोग कराइए। बाकी दूध में चौथाई चम्मच काली मिर्च डाल के उबालिए, पहले घी में भून लीजिए काली मिर्च को, उसके बाद दूध में उबाल के मिश्री और घी मिला के पिला सकते हैं। वो भी सूखी खांसी में जस्टिसिया मदर टिंचर दे सकते हैं, और घी में आप काली मिर्च और नमक पका के वो भी दे सकते हैं, बड़ा फायदा करता है। ठीक है, तो बाकी धन्यवाद 10 धन्यवाद। बजे। हाँ मुझे वंदे मातरम भैया मैं पूछ सकती हूँ या किसी का नंबर है? जी दीदी, ये समय का अंत हो रहा है, कहिए। अच्छा, मुझे ये पूछना था, यूरिन यूरिन का जो रिपोर्ट होता है उसमें पीएच होता है, उसका क्या मतलब है? वो कम करना हो या बैलेंस करना हो तो क्या करें? जी, पीएच का मतलब होता है ना कि ये हमारा जो पीएच स्केल होती है, ठीक है, ये हमारा जो किसी भी चीज का अम्लता और क्षारीयता बताता है, कौन एसिडिक है कौन क्षारीय है, बेसिक है। यस यस। इसकी नंबर होती है शायद 0 से 14 तक होती है, जाती है। एक तरफ जाती है, एक लेफ्ट जाती है, एक राइट जाती है। एक एसिडिक तरफ जाती है 0 से 7, आगे एक तरफ 0 से 7, फिर एक तरफ और 0 से 7, इस तरह से है, ठीक है। ओके तो 14 ओके। रहती है, तो उसमें कहते हैं कि यूरिन अगर दी एसिडिक हो गई, हम्म। ये हानिकारक है, एसिडिक नहीं होना चाहिए। ये एसिड से बेसिक रहे थोड़ा तो ठीक है, एसिडिक नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना यूरिक एसिड बढ़ गई, हम्म। ठीक है, तो यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, क्षारीय चीजें ज्यादा खानी है, ओके एसिड वाली कोई भी चीजें नहीं लेनी है।
अच्छा, ओके। पर उसका कोई नुस्खा है पीएच को बैलेंस करने का? क्षारीय यूरिन मतलब में क्षारीय मतलब जिसमें जो है ना छिलके दो वाले अल्कलाइन, फल, छिलके वाली अल्कलाइन। सब्जियां, छिलके वाले दालें। एल्कलाइन 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 हाँ, और क्षारीय उसके लिए मतलब अच्छी चीजें। अल्कलाइन, एसिडिक जो नहीं होते ना उसको अल्कलाइन बोलते हैं। हाँ, नहीं दीदी, आप ना पानी को भी घूट घूट करके पीजिए, तो जितनी लार मिक्स होगी ना वो ऑटोमेटिकली क्षारीय हो जाएगा। पानी को जितना मुंह में चला के लीजिए, मतलब सिप सिप करके ही पीना है। एक पानी को घूट को आप 10 सेकंड तक या 20 सेकंड तक मुंह में घुमाइए, लार ज्यादा अच्छा, मिक्स कीजिए, ऑटोमेटिकली क्षारीय हो जाएगा। हमारी लार में फिर सबसे ज्यादा पीएच कम होगा भैया उससे? डेफिनेट होगा। राजीव भाई ने तो यूरिन ये वाला? बताया, डेफिनेट होगा। यदि देखिए हमारा जो देखिए दूध है, दूध भी क्षार्य में आता है। हाँ, अंकुरित चीजें खाइए, नींबू पीजिए। नींबू कहते हैं एसिडिक नहीं है, नींबू कहते हैं एसिडिक। नींबू जब आप पीते हैं ना अंदर जाके ये क्षार्य में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, पालक ओके। खाइए, आलू आलू है, परवल है, कद्दू है, ठीक है, सेब है, पका केला है, इस तरह की चीजें लेना चाहिए। ये प्याज है, प्याज तो हर लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो आधी हर एक आधी तो चीज है। डॉक्टर ने, आप जो बता रहे हो ना भैया, आधी हम खाते नहीं चाहिए ना इसलिए, और आधी डॉक्टर ने बंद की हुई है क्योंकि किडनी डिसीज है या फिर डायबिटीज है। अभी मैंने पूछा इसलिए, तो वही क्वेश्चन था मेरा आगे भी कि पीएच का क्या मतलब करूं। यूरिन में पीएच होता है तो उसका डॉक्टर है ना वो दवाई देते हैं, वो हमको नहीं किडनी में लेनी प्रॉब्लम है। है अभी क्या? किडनी में प्रॉब्लम है अभी? किडनी में भाई प्रॉब्लम तो पता नहीं था, तब तो कुछ नहीं था, डॉक्टर ने दवाई दी के ज्यादा बिगाड़ दिया। हम्म तो अब उसको सही करना है मुझे। ये नारियल पानी पीना आप, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। नारियल पानी बंद कर दिया है भैया। किसने बंद करा दिया? डॉक्टर ने। कौन से डॉक्टर ने? बोले हैं किडनी वाले नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं ना, बोलते हैं उससे उनका पोटेशियम बढ़ जाता है, तो नारियल पानी मत खाओ, कोई नट्स मतलब जो अपने ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो मत खाओ, फिर चीकू ये सब जो फ्रूट्स होते हैं वो मत खाओ। तो आधी चीज तो खाने से बंद करा करा दी है उन्होंने, तो क्या करे अब। उसको बोले नहीं कि आप तो सब भाई, आप तो मना तो सब कुछ करा दिया, करना क्या है वो तो बता दो। अरे चार चीज खाने को बोली है इसीलिए बोलती हूँ। है? पीए जब आया तो बोले कि डॉक्टर को दिखा दो, फिर वेट बढ़ नहीं रहा है तो बोले डॉक्टर को दिखा दो। ये सब बहुत प्रॉब्लम है ना इसलिए। अरे दीदी कुछ नहीं है, इतना चक्कर मत लगाओ डॉक्टरों के, वरना वो चक्कर अरे लगाते हम रहते नहीं जा रहे, पता है हम कितने महीने से गोविंद भाई को पूछ रहे थे ना, तो वो हम जा ही नहीं रहे थे। 9 महीने से हम नहीं, कि उनका फोन आ रहा था भैया कि दिखाना नहीं है क्या। ओहो, अच्छा हैं। अच्छा। दीदी आपको ऐसा करना है ना, गाजर का जूस ले लीजिए, लगभग लगभग 100 ml, ठीक है, हाँ गाजर का जूस। उसमें थोड़ा पालक का जूस मिलाइए, 40-50, हाँ ठीक है। हाँ इसको मिला के प्रतिदिन पिया कीजिए, सुबह सुबह खाली पेट पीजिए, ठीक है। बाकी पानी हाँ भरपूर पीजिए, ठीक है। सेब खा सकते हैं, ठीक है, सेब हाँ। खाइए। और अंजीर खा सकते हैं, दूध पीजिए, रात में दूध में खजूर डाल के पीजिए। ये सब चीजें आपको यूरिक एसिड को कम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर उनका ठीक है। यूरिक एसिड तो बैलेंस है, फिर भी उनको पीएच ज्यादा है, तो क्या करें। हैं? ब्लड तो यूरिया ज्यादा है, हेमोग्लोबिन, यूरिक एसिड तो बैलेंस है। तो क्या जाता है? ब्लड यूरिया वो मुझे नहीं पता, डॉक्टर ने बताया कि आपको नहीं समझ में आएगा, आप थोड़ी डॉक्टर हो, तो ऐसे अरे उसे ये बताया सब नहीं। सुनो पहले, हम लोग रिपोर्ट पे नहीं ध्यान देते हैं। ये नंबर आप 5,000 साल जिंदा रह जाओ, आपके नंबर कभी बैलेंस नहीं होंगे। अभी भी सही किसी है। का नंबर बैलेंस नहीं होता। ये नंबर का षड्यंत्र जो है ना, इंसान को पागल बना दिया है। इतने नंबर हो गए, उतने नंबर किसने बनाया? मैंने बनाया क्या? सही है, सही भैया, सही है, ठीक ये है। नंबर बनाया, वो तो बस घुमा रहा है गोल गोल, दीपक भाई, इतने नंबर। कोई नंबर के क्या करना, दीपक मुझे भाई, एग्जाम में पास थोड़ी होनी ठीक है। है, ठीक है, ठीक है भैया, तो फिर दीपक भाई नहीं अगर पटे के चक्कर में। याद आ गई। गौमूत्र पीजिए, एक बार गौमूत्र क्या हुआ पीजिए, ना, मिल जाए तो देसी का दूध खाइए, चिंता मुक्त रहिए। कोई नंबर नहीं ओके। होता है, सब कागज फाड़ के फेंक दो। हाँ, वही करना है। और नागेंद्र भाई ने जैसे बताया अभी, वो गुड़ गुड़ हाँ के पानी पीने का ज्यादा हाँ, करते हैं। हाँ, तो पानी दीदी पीजिए ये खूब चीज से। बता रहा हूँ कि गोविंद भैया ने भी ये कहा कि शेर नहीं बनो, शेर बनो, मतलब डर को वो तो निकाल हर बार फेंको। बता रहे हैं। हाँ, वो तो हर बार और बोलते भैया। राजीव भाई ने जो कहा ना कि पानी घूट घूट कर पियो, जितना पानी घूट कर पियोगे ना, आपको 2 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। आप खुद ऐसा बिल्कुल देखना बिल्कुल। जी, 2 दिन में रिजल्ट मिलेगा आपको। लेकिन पानी पीना घूट घूट कर बैठ के पीना, मतलब जितनी लार आप ठीक है। मिक्स कर दोगे ना उतनी। और सुबह ना आप एक नीम को दातुन किया करो, मतलब नीम की दातुन, कीकर की दातुन, करंज की दातुन, पकड़ की दातुन, आम की, अमरूद की, जामुन की। तो इनसे क्या होगा, आपकी लार की क्षमता बढ़ेगी। लार की क्षमता जब बढ़ेगी ना, ऑटोमेटिकली देखना और ज्यादा आपको मतलब फायदा होगा। ओके, ठीक है भैया, और ठीक ये है। दातुन करते वक्त ना रस पी जाया करो इसका, जैसे नीम हाँ के दातुन का रस पी जाया करो, फिर देखना आप हाँ, इसका कमाल।
हाँ ठीक है, नहीं ये वही सब वही करोड़ करते हैं, ठीक लोगों है। ने इतनी डरा रखे हैं ना कि साइको प्रॉब्लम हो गया लोगों को। अब मैं देखा हूँ कि एक पेशेंट, मुझे मुलाकातें हुई उनसे, वो कह रहे थे कि मेरे क्रिएटिनाइन इतना बढ़ गया, डॉक्टर ने कहा। और उसको क्या हुआ कि उससे पहले कोई चिंता नहीं था, कुछ भी दिक्कतें नहीं थी। जैसे ही उसको डॉक्टर ने बोला कि इतनी क्रिएटिनाइन बढ़ गया, तो उसको फिर जो भी समस्या नहीं थी वो भी सारी समस्या आ गई। और 2-3 दिन के बाद वो डायलिसिस करा दिया। मतलब वो इतना डरा दिया कि क्रिएटिनाइन बढ़ गया। मतलब उससे पहले उसको सांसें फूलना, खांसी, जो भी चीज होना, कुछ भी नहीं था। जैसे इसने बताया कि इससे क्रिएटिनाइन इतना बढ़ गया है, 26 पॉइंट बढ़ गया है, तो उसको दिमाग में साइको प्रॉब्लम हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सांसें फूलना, सब कुछ उनको तकलीफें शुरू हो गया, जिसके कारण उनको डायलिसिस कराना पड़ा। और आज फिर वो जो है थेरेपी करते हैं, अब बिल्कुल वो ठीक है। बस यही है। फल वगैरह खाते हैं, पानी के टब में बैठते हैं, वाटर थेरेपी उनको करते सभी हैं। फल खाने की छूट है सर? नहीं, वो सभी फल अभी जो खा है सकते हैं? नहीं, जो पोटेशियम बढ़ाता है वो ना खाएं, बाकी तो और फल खा सकते हैं। जैसे चीकू है, पपीता है, ये सब तो खा ही सकते हैं। तो चीकू से पोटेशियम नहीं बढ़ता क्या? नहीं बढ़ता है दीदी, नहीं बढ़ता है। मैंने किडनी अरे का अभी 4-5 पेशेंट को मैंने देख रहा है, बहुत बेहतर नहीं, रिजल्ट है, आप डरे नहीं। हाँ, तो उन्होंने तो नहीं चीकू बढ़ता को नहीं बेहतर खाने की खाने श्रेणी से। में रखा है। चीकू नहीं खा सकते, अब केला नहीं खा सकते, हम तो मस्त जी रहे थे सर। ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है दीदी। हाँ बढ़ा हुआ है। तो यूरिया 13 एक दवा आती है होम्योपैथ की, ठीक है। हाँ तो उसको 10 बूंद चौथाई कप गुनगुना पानी में दीजिए, एकदम इजीली से कम हो जाएगा। और हमने 4-5 पेशेंट को दिया, सब अभी मस्त है, डरिए मत। अच्छा अच्छा, आप ये ओके। बताओ दीदी कि उनको वोमिटिंग भी होता है क्या? नहीं नहीं, कोई वॉमिटिंग नहीं होता है, नहीं नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि यूरिया क्रिएटिनाइन बढ़ने के कारण जो है ना, उनको वोमिटिंग भी होता है, कुछ पचता नहीं है, कुछ खाए तो वोमिटिंग जैसा नहीं करता है, जी मिचलाता है। ऐसा उनका लक्षण, ऐसा कोई सिम्टम है तो बताएं। नहीं नहीं, एक मिनट, आपने क्या बोला? ये नहीं, वॉमिटिंग नहीं होता है, बाकी मैं सुन नहीं पाई, क्या बोल रहे हो? बाकी जी मिचलाना, नहीं पचना, है ना, ये सब नहीं नहीं बढ़ने पचना की है, शिकायत है। नहीं पचना है, टेस्ट का उनको नहीं लगना, वो भी आप बोल सकते हो कि टेस्ट में उनका थोड़ा मतलब एक टेस्टफुल चाहिए, ऐसा जो भी आप डालते हो उसमें थोड़ा ज्यादा, ऐसा होता है सर। पर वॉमिटिंग नहीं होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है तो। पर आपको पता है जब उनको नहीं था ना, तब आराम से हम जी रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये क्रिएटिनिन के चक्कर में डॉक्टर की दवाई लेके हम ज्यादा फंसे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये सुनो, बात मैंने गोविंद भाई को कितनी बार बताई है। और सुनो, डायलिसिस मत करवाना कभी, अरे हमने नहीं ठीक है। करा, हम गए थे, हमने भगवान को बोला कि हम गौ माता की रक्षा करेंगे, हम वैसे भी करते हैं गौ माता की रक्षा, हम जैन है तो भगवान ने हमने डायलिसिस से बचा लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर 1 फिर तो महीने का बोल डायलिसिस, के गए थे कि 1 महीना रखना पड़ेगा, हम 6 दिन में वापिस आए सर। मैं देखा हूँ कि जिन जिन लोगों को डायलिसिस हुआ है उसके दौरान हाथ में शून्यपन आना, मतलब पूरी हाथ शून्य हो गया। दूसरी नंबर, खांसी इतनी तेज हुई, मतलब ऐसे ऐसे कंडीशन आते हैं, बताइयो कि डायलिसिस के समय इतनी कठिनाई होती है, लोग फिर भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये डॉक्टर लोग नहीं इतनी डरा देते हैं कि वो डायलिसिस कराना। हम देखिए कि ये 19 साल का लड़का जो है, वो भी उसको डायलिसिस करवा दिया, जो कि इसको कुछ भी दिक्कत नहीं था, उनको भी डायलिसिस करा दिया। तो हाँ, हम इस सब चीज पे अपने 19 चक्करों साल के में ना लड़के को भी, पड़े। हाँ हमारे वहाँ पे भी है वैसे लड़के, जो डॉक्टर को हम दिखाने जाते थे तो 28 ईयर्स, 32 ईयर्स। अभी बताओ कि उसको खेलने कूदने का समय है, और ये मैं कह रहा हूँ, आप टेस्ट ही मत करवाओ, हाँ कुछ भी मत करवाओ। हाँ, नहीं, हम नहीं करवाएंगे सर, डेफिनेटली नहीं करवाएंगे। हम इससे पहले ही ये किडनी का प्रॉब्लम रिवर्स करवा लेंगे, पर ये नहीं करवाएंगे, डेफिनेटली नहीं करवाएंगे, ये मैं लिख के देती हूँ। अरे हमारा बॉडी तो ऐसा है ना कि जो भी कुछ होने से पहले इंडिकेट कर देता है कि हमें कुछ होने वाला है ना। अब क्या हाँ है ना, कुछ हो या ना हो फिर भी टेस्ट करा लेते हैं, और वो टेस्ट में किसी के क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है, किसी की यूरिया बढ़ जाता है, किसी की हेमोग्लोबिन कम हो जाती है। लोगों की चिंता हो जाती है कि भाई ये बढ़ गया, अब इसको पूरा करने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या खाएं, क्या करें। ये सब सारी दिक्कतें आ जाती है, इसको साइको प्रॉब्लम हो जाता है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर आपके पास 2 मिनट है तो। डॉक्टर हमारा जब उन्होंने हमको बोला था ना, तो हीमोग्लोबिन डाउन हो गया था, तो उन्होंने नेचुरली हीमोग्लोबिन अप नहीं किया, उन्होंने हॉस्पिटलाइज़ करवाया, बॉटल लगवाई, इंजेक्शन लगवाए,
और उसके बाद भी हमारा हेमोग्लोबिन इतना नहीं बढ़ा जितना हमने गोविंद भाई को पूछा था, नेचुरली हमारा बढ़ा। उनके बाद में हमने एक भी बार इंजेक्शन नहीं लिए, ना डॉक्टर के पास गए, कुछ नहीं। इतने सारे नेचुरली भाइयों जो के उन्होंने होते बोला हुए नेचुरली क्यों खाते जाते हो हैं, तो डॉक्टर हमारा के हेमोग्लोबिन ज्यादा बढ़ा है भैया। और बैलेंस रहा है, पता है मैं आपको, बैलेंस वो घटता नहीं है। एक बार बढ़ने के बाद में वो घट जाता था, ये घटा नहीं है। तो दीदी दीदी मैं इतने एक ही सारे निवेदन भाइयों के होते हुए क्यों निवेदन जाते हो डॉक्टरों के पास? दीदी एक ही निवेदन करूंगा आपसे कि आप जीवन में किसी को सुने या ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजीव दीक्षित जी के स्वास्थ्य व्याख्यान जरूर सुने, एक एक व्याख्यान को सुने। तो मैं कहता हूँ आप किसी डॉक्टर के डायलिसिस कराने की किसी के चक्कर में पड़ ही नहीं सकते। अब मैं ज्यादा समय हो रहा है इसलिए ये दूसरा भैया मैं वही करूंगी, डोंट वरी। मैं बहुत सारे आप सबको परेशान कर दूंगी, पर वहां पे नहीं जाऊंगी, वो सही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पूछ सकते हो गोविंद भाई को, मैंने बहुत परेशान किया, पर उन्होंने जो भी गाइडेंस दिया ना, टचवुड हम मेरे दोनों पेरेंट्स में से किसी को भी मैं डॉक्टर के पास नहीं लेके गई 1 साल में। ठीक है दीपक जी, तो इस सत्र को धन्यवाद भैया, विराम थैंक देते यू। हैं। वंदे मातरम। जी आप सभी को और नमस्ते। और हम शांति पाठ करते हुए इसे समापन करते हैं। सत्र का अंत करेंगे। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्व शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांति ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम और जय हिंद। राजीव भाई अमर रहे। आप सभी को स्वस्थ परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी समय पे जुड़ते रहें और हम सभी का प्रयास रहेगा, बस समृद्ध परिवार का प्रयास रहेगा कि राजीव भाई के आशीर्वाद से आप सभी को सही ज्ञान सही जानकारी मिले, और मिले ज्ञान को आप सभी जरूर औरों तक बांटिए जिससे कि सबका कल्याण हो। तो आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। शिवरात्रि, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सभी को वंदे मातरम।